Hello students, Jai Swaminarayan. Today we study about area and volume chapter, unit number 5, lecture number 6, methods to compute the area of the traverse. तो कौन कौन से मेथड है ट्रावर्स का एरिया फाइंड आउट करने की. तो फर्स्ट, द एरिया ऑफ ए क्लोज ट्रावर्स मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड्स. 4 मेथड्स है. The triangle method, coordinated method, then latitude and double meridian distance method, and the departure and total latitude method. First method is triangle method. तो उसमें क्या होता है, जो भी एरिया होता है उसको हम ट्राइंगल में डिवाइड कर लेते हैं. ओके तो ट्राइंगल में जो भी एरिया है उसको डिवाइड करके उसका जो भी बाउंड्री है उसको स्ट्रेट कंसिडर करते हैं और उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. उसकी 3 फॉर्मूलाज है. In this method, the area is divided into a number of triangles and the area of each triangle is calculated. If the traverse has straight boundaries, it can be easily divided into number of the triangles. That means आपको boundary कैसे consider करनी है, straight consider करनी है. ओके और स्ट्रेट हो तो दैट्स ओके, बट स्ट्रेट नहीं है तो उसको स्ट्रेट कंसिडर करके उसको डिवाइड करना है. द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज कंप्यूटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूलाज. ओके जो भी एरिया है उसको किस में डिवाइड किया है, ट्राइंगल में डिवाइड किया है. फॉर एग्जांपल ट्राइंगल ऐसा है, उसकी साइड्स पता है तो उसकी फॉर्मूला अलग है. 2 साइड्स पता है, एक एंगल पता है तो उसकी फॉर्मूला अलग है. ओके First, when all the sides are known, the area of the triangle is given by. That means ये triangle की बात कर रहे हैं. All the sides are known. That means A, B, C पता है, उसका एरिया जानना है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उसका फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेर हाफ पैरामीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2. S that means what, half perimeter is equal to a plus b plus c divided by 2, and a b c are the length of 3 sides BA is BC AC or AB. Okay if the 2 sides and the included angle are known, the area is given by. That means आपके पास 2 साइड्स है और इंक्लूडेड एंगल है तो उसका एरिया भी फाउंड करने की और फाइंड करने की फॉर्मूला है. दैट इज एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन एंगल ए सी बी. दैट मीन्स ए बी उसका जो भी अंदर का एंगल है वो लेना है, दैट इज ए सी बी. उसी तरह से सी ए ले तो एंगल क्या आएगा, ए बी सी. और उसी तरह से आप एंगल, आपके पास एंगल ए है तो क्या आएगा 1/2 बी सी साइन बी ए सी, ऐसा आएगा. ओके तो इस तरह से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. If the length of the base and the perpendicular are known, the area is given by. सिंपल आपके पास जो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है ये ऐसा फॉर एग्जांपल है तो उसमें आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये फॉर एग्जांपल एच है, ये बी है. ओके और तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, वो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ाई है. Thus the area of the traverse can be determined by taking the central station O and dividing the traverse into number of the triangles. तो ये क्या है, thus the area of a traverse can be determined. तो आगे की जो फिगर थी उसमें आपने क्या किया था, आपने सेंटर लिया था और एरिया को डिवाइड किया है. यहाँ पे ये जो फॉर्मूला, ये जो भी फिगर है उसकी बात हो रही है कि आपको सेंटर लेना है और फिर ट्राइंगल में डिवाइड करना है. एन एग्जाम्पल, a plot of land has 2 straight boundaries AB and BC and the third boundary is irregular. दैट मीन्स स्ट्रेट बाउंड्री कौन सी है, ए बी एंड बी सी है, और थर्ड बाउंड्री जो भी है वो क्या है, इरेग्युलर है. द डिस्टेंस ए बी बी सी सी ए सी दैट इज स्ट्रेट पोर्शन. दैट मीन्स आप ए बी और बी सी एंड ए सी, ए बी बी सी एंड ए सी आर द स्ट्रेट पोर्शन रिस्पेक्टिवली. और उसकी लेंथ दी गई है, क्या है 600 700 800 मीटर. द ऑफसेट्स फ्रॉम द लाइन ए बी एट ए चेन एज, दैट मीन्स लाइन ए सी में चेनेज दिया गया है, उसमें ऑफसेट्स दिया गया है. दैट मीन्स ये आपके पास लाइन ए सी है, उसमें ऑफसेट्स 0 डिस्टेंस पे 0 है, देन 160 डिस्टेंस पे 15 है, देन 400 डिस्टेंस पे 10 है और 660 डिस्टेंस पे
ज़ीरो डिस्टेंस पे ज़ीरो है, दैन 15 पे 160 डिस्टेंस पे 15 है, दैन 20 डिस्टेंस पे 400 डिस्टेंस पे 20 है, दैन 660 डिस्टेंस पे 10 है, और 800 डिस्टेंस पे अगेन ज़ीरो है। तो आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको एरिया फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 साइड्स है जिसमें A B C दिया गया है, तो उसकी फॉर्मूला हमारे पास है ही। ओके, तो आपको ओवरऑल एरिया फाइंड आउट करना है, दैट इज़ कॉल्ड द रेगुलर। जो भी शेप है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, और ये बाउंड्री एरिया है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट मीन्स ABC ये है, तो उसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला है ही। ओके, A1 इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, वेर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। A का वैल्यू कितना है, दैट इज 700, B का वैल्यू कितना है 800, और C का वैल्यू कितना है 600 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 1050 मीटर। देन अगेन आपको ये जो भी S की वैल्यू मिली वो इसमें रखना है। S का वैल्यू है 1050, A का वैल्यू हमारे पास है 700, B का वैल्यू है 800 और C का वैल्यू है 600। वो सब रख के हमें A1 का वैल्यू मिलेगा, दैट इज़ 2,03,31.63 मीटर स्क्वायर। ओके, तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ A1 एरिया। देन अभी बाउंड्री एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेपेजोइडल रूल। ओके, तो एरिया ADCA कैन बी डिटरमाइंड बाय, इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो D1 का वैल्यू अलग है, 0 to 160, दैट मीन्स D1 इज 160, देन 400 माइनस 160, that means D2 is equal to 240, then 660 divided by 400 to 260, and 660 minus 400 that is 260, and 800 minus 660 that is 140, और O1 O2 O3 O4 और O5 हमें दिया गया है। तो O1 का वैल्यू ऑफसेट पे 0, चेन एज पे ऑफसेट 0 है, 160 ऑफसेट पे 15 है, 160 डिस्टेंस पे ऑफसेट 15 है, 400 डिस्टेंस पे ऑफसेट 20 है, 660 डिस्टेंस पे ऑफसेट 10 है, और 800 डिस्टेंस पे ऑफसेट 0 है। तो आपको ये एक फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला का यूज़ करके आपको करना है। तो A2 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई 2 O1 प्लस O2 प्लस D2 डिवाइड बाई 2 O2 प्लस O3 प्लस D3 डिवाइड बाई 2 O3 प्लस O4, D4 डिवाइड बाई 2 O4 प्लस O5। ओके, तो ये सब वैल्यूज इसमें रख देना है, तो आपको क्या मिलेगा 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया मिलेगा। टोटल एरिया A1 प्लस A2 इज इक्वल टू, आगे जो एरिया था A1 प्लस A2 आएगा। ओके, तो A1 प्लस A2 टोटल एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2 इज इक्वल टू दिस, तो कितना मिलेगा 2,13,331.63 मीटर स्क्वायर ये आपको एरिया मिलेगा। दैट मीन्स ये 21,331.63 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 21.33 हेक्टर आपको एरिया मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट हम ये पढ़ के आए हैं कैलकुलेशन ऑफ एरिया फ्रॉम द कोऑर्डिनेट मेथड। कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स से हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके रिलेटेड ये मेथड है। तो एरिया ऑफ ए क्लोज टावर्स, एरिया ऑफ ए क्लोज टावर्स में भी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। जो भी आपको अलग अलग क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट दिया गया है और अलग अलग कोऑर्डिनेट दिया है, दैट इज कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स को आपको किस में कन्वर्ट करना होता है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना होता है। तो कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ट्रावर्स आर कन्वर्टेड इनटू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स विथ reference to the coordinates of the most westerly station. Thus the whole traverse is transferred to the first quadrant. In figure P is the most westerly station, that means this station is most westerly station। और जो भी coordinates है ये हमने ट्रांसफ़र किया गया कोऑर्डिनेट है। अभी जो पहले था वो अलग अलग क्वार्टर में पॉइंट्स अलग अलग मिल रहे हैं। दैट मीन्स आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉइंट यहाँ पे है, फॉर एग्ज़ाम्पल P यहाँ पे है, देन Q यहाँ पे है, R यहाँ पे है, S यहाँ पे है। ओके, P Q R S T यहाँ पे है। तो दैट मीन्स आपका जो भी कोऑर्डिनेट है वो अलग अलग क्वाड्रेंट में है।
ओके इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग क्वाड्रेंट में, दैट इज इन 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा है। तो आपको क्या करना होता है, एक पॉइंट सिलेक्ट करना होता है और उस पॉइंट को पकड़ के आपको किस में ट्रांसफ़र करना होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके ये इसका कोऑर्डिनेट चेंज करोगे तो दूसरा जो भी पॉइंट्स है उसका जो इसका कोऑर्डिनेट आप चेंज कर दोगे तो दूसरे जो भी पॉइंट्स है QRST तो उसका कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा। तो मोस्ट वेस्टर्ली स्टेशन P को कंसिडर करके आपको सबका कोऑर्डिनेट चेंज कर देना है। ओके द एरिया ऑफ ए दैट मीन्स मोस्ट वेस्टर्ली स्टेशन P आपको पकड़ के चलना है। The consecutive coordinates of a traverse are converted into independent coordinate with reference to the coordinates of most westerly station. Thus, the whole traverse is transferred to the first quadrant, and in figure P is the most westerly station. Then the coordinates are arranged in determinate form as follows. तो अभी आपका coordinate अलग अलग point का मिल गया है। For example यहाँ पे P point का coordinate, यहाँ पे जो P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, देन Q का x2 y2 है, देन R का x3 y3 है, S का x4 y4 है और T का x5 y5 है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपको लिख देने हैं और यहाँ पे सॉलिड लाइन दैट मीन्स क्रॉस में आपको ये ज्वाइन करना है और डॉटेड लाइन से भी ये ज्वाइन करना है। तो कैसे मिलेगा, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ज्वाइन बाय द सॉलिड लाइन दैट मीन्स सिग्मा ए इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा ए इज इक्वल टू y1 इंटू x2 प्लस y2 इंटू x3 प्लस y3 इंटू x4 प्लस y4 इंटू x5 प्लस y5 इंटू x1 दैट इज द सिग्मा ए। सिग्मा बी कैसे मिलेगा, y2 इंटू x1 y3 इंटू x2 प्लस y4 इंटू x3 प्लस y5 इंटू x4 एंड प्लस y1 इंटू x5। तो आपको ये सिग्मा बी मिल जाएगा, दैट इज डबल एरिया। डबल एरिया इज इक्वल टू सिग्मा ए माइनस सिग्मा B. So the required area is equal to 1/2 sigma A minus sigma B. This way the area of the closed traverse may be calculated. Okay. Then हम एक example लेंगे। Example, the latitudes and departure of the lines of a closed traverse A, B, C, D are given below. Calculate the area of the traverse by the coordinate method. फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लैटिट्यूड डिपार्चर दे दिया है, बट आपको लैटिट्यूड डिपार्चर ना दिया हो, आपको लाइन देन होल सर्कल बेरिंग दिया हो, ओके देन होल लाइन और होल सर्कल बेरिंग दिया हो और लेंथ दिया हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइन देन होल सर्कल बेरिंग जो भी है उसको रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करके आपको क्वाड्रेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ओके और लैटिट्यूड और डिपार्चर फाइंड आउट करना पड़ेगा। लैटिट्यूड की फॉर्मूला क्या है, लैटिट्यूड L इज इक्वल टू स्मॉल l cos थीटा एंड कैपिटल D इज इक्वल टू L sin थीटा। ये फॉर्मूला है, इसका आपको यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नॉर्थ थीटा ईस्ट, देन सेकेंड क्वाड्रेंट में साउथ थीटा ईस्ट, थर्ड क्वाड्रेंट में साउथ थीटा वेस्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नॉर्थ थीटा वेस्ट। दैट मीन्स आपको जो भी रिड्यूस बेरिंग फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ और विथ रिस्पेक्ट टू साउथ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे तो आपको दे दिया है, बट आपको नहीं दिया है, लाइन दिया है, थीटा दिया है, देन दैट मीन्स होल सर्कल बेरिंग दिया है और लेंथ दिया है। तो ये सब का यूज़ करके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको होल सर्कल बेरिंग जो भी होता है उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, उसको रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका थीटा चेंज नहीं होगा, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई आपको बेरिंग दिया है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसको 180 में से डिडक्ट करना पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई आपको होल सर्कल बेरिंग दिया है, ओके तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 प्लस करना, जो भी आपका बेरिंग है होल सर्कल बेरिंग उसमें से 180 डिडक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल
फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या जो भी होल सर्कल बेरिंग दिया है वो 360 में से डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे क्वाड्रेंट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे साइन कैसी रखनी है, माइनस लैटिट्यूड में माइनस साइन रखनी है, पॉजिटिव साइन रखनी है, नेगेटिव साइन रखनी है। तो वो किससे पता चलेगा, तो जो आपका रीडिंग्स जो भी होगा लैटिट्यूड और डिपार्चर, और जो भी हमारे पास रिड्यूस बेरिंग है, रिड्यूस बेरिंग का जो भी फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ है तो आपका लैटिट्यूड कैसा होगा, पॉजिटिव। देन ईस्ट है तो डिपार्चर नेगेटिव होगा। साउथ दैट मीन्स लैटिट्यूड नेगेटिव, ईस्ट दैट मीन्स डिपार्चर पॉजिटिव। साउथ लैटिट्यूड नेगेटिव, वेस्ट दैट इज डिपार्चर नेगेटिव। और फोर्थ में नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ में लैटिट्यूड पॉजिटिव और वेस्ट डिपार्चर नेगेटिव। तो वो सब आप थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग में पढ़ के आए हो तो आपको पता ही होगा। ओके, तो ये यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे लाइन लैटिट्यूड डिपार्चर दिया है, लाइन ए बी बी सी सी डी डी ए। लैटिट्यूड इज दिस वन, आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों दे दिया गया है। तो आपको क्या करना है, दिस वन इज योर कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। आप देख सकते हो यहाँ पे साइन भी चेंज है, लैटिट्यूड नेगेटिव है, डिपार्चर पॉजिटिव है, लैटिट्यूड पॉजिटिव पॉजिटिव, देन लैटिट्यूड पॉजिटिव, डिपार्चर नेगेटिव वैल्यू है, देन लैटिट्यूड नेगेटिव और डिपार्चर इज नेगेटिव। तो आपको जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, ओके, तो इंडिपेंडेंट कॉन्जिक्यूटिव, दिस वन इज कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स है उसको हमें किस में चेंज करना है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सब जो भी रीडिंग दिया है वो यहाँ पे लिख देना है। ओके, और इसमें से अभी क्या देखना है कि इसमें से कौन सी मैक्सिमम नेगेटिव लैटिट्यूड में वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल ये 221 है, मैक्सिमम नेगेटिव है। और डिपार्चर में मैक्सिमम नेगेटिव कितनी है, दैट इज -105.6 है। तो आपको एक कोऑर्डिनेट लेना है। ओके, तो कोऑर्डिनेट कितना लेना है, इसमें 250 लेना है और इसमें कितना लेना है, दैट इज 150 लेना है। और यहाँ पे एक टेबल बनाना है जिसमें आपको स्टेशन लिखना है, लाइन लिखना है, देन कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स जो आपको दिया है वो लिखना है, और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में ही आपने कोऑर्डिनेट जो एज्यूम किया है वो आपको लेना है। फिर अभी नेक्स्ट क्या करोगे आप, तो नेक्स्ट में आपको 250 आपका लैटिट्यूड है। ओके, तो 250 माइनस दिस, तो आपको 85.50 मिला। 85.50 प्लस 217.8, तो आपको 303.3 मिलेगा। 303.3 प्लस 168.1 करेंगे तो 471.4 मिलेगा। 471.4 माइनस 221.4 है, तो अगेन आपको 250 मिल गया। दैट मीन्स आपका जो भी प्रोसीजर है वो करेक्ट है। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, 150 लेना है। तो 150 आपने जो एज्यूम किया है, तो प्लस 150 प्लस 162.1 दैट इज 312.1, 312.1 प्लस 59.8 दैट इज 317.9। ये सब मैंने लिखा ही है इसमें। ओके, तो 317.9 माइनस 105.6 दैट इज 266.3, देन 266.3 माइनस 116.3, तो कितना आएगा, 150 आ जाएगा। तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो अभी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मोस्ट वेस्टर्ली स्टेशन आर ए एज्यूम्ड टू बी, दैट मीन्स ए मोस्ट वेस्टर्ली स्टेशन आपको क्या एज्यूम करना है, ए एज्यूम करना है। और ए एज्यूम करके आपको ये सब दूसरे कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड आउट करने हैं और एक्स और वाई टर्म में आपको लिखना है। द कोऑर्डिनेट्स आर नाउ अरेंज इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो यहाँ पे जो भी हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे, एक्स वाई, ए स्टेशन के, देन बी सी डी ए। ओके, तो ये सब यहाँ पे लिख देना है। दिस वन इज योर एक्स वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज योर एक्स कोऑर्डिनेट। फिर आपको क्या करना है, डॉट सॉलिड लाइन से ज्वाइन करना है ऐसे क्रॉस में, और डॉटेड लाइन से ऐसे क्रॉस में ज्वाइन करना है। देन क्या करना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स जॉइंड बाय द सॉलिड लाइन्स। तो क्या होगा, तो जॉइंट बाय द सॉलिड लाइन्स तो क्या आएगा, 250 इंटू 312.10 प्लस 85.5 इंटू 371.9 प्लस 303.3 इंटू 266.3 प्लस 471.4 इंटू 150 यहाँ पे किया है। ओके, तो कितना आएगा, 261301.24 मीटर स्क्वायर आएगा।
ओके उसी तरह से सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स जॉइंड बाय द डॉटेड लाइन, तो सिग्मा बी तो कितना आएगा 85.5 इंटू 150 प्लस 303.3 इंटू 312.10 प्लस 471.4 इंटू 371.9 प्लस 250 इंटू 266.3। तो यहाँ पे आपको अगेन सिग्मा बी कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया तो जो भी सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी है उसका हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 44,036.2 मीटर स्क्वायर आपको एरिया मिलेगा। ओके इस तरह से आप कोऑर्डिनेट मेथड से एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ओके नेक्स्ट एरिया फ्रॉम द थर्ड मेथड, एरिया फ्रॉम द लैटिट्यूड एंड डबल मेरिडियन डिस्टेंस। ओके रिफर फिगर, यहाँ पे P इज़ द मोस्ट वेस्टर्ली स्टेशन है यहाँ। ओके P is the most western station and the reference meridian is assumed to pass through it. Okay, तो रेफरेंस मेरिडियन कहाँ से, P स्टेशन में से पास हो रहा है। दिस वन इज द रेफरेंस मेरिडियन। ओके देन द मेरिडियन डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द रेफरेंस मेरिडियन। मेरिडियन डिस्टेंस का मतलब क्या है, is the perpendicular distance of the point from the reference meridian. That means perpendicular distance यहाँ से ये पॉइंट का कितना है, यहाँ से ये पॉइंट का कितना है, देन यहाँ से ये पॉइंट का कितना है, that is called meridian distance. Okay, तो then the meridian distance, also called longitude, is the perpendicular distance between the midpoint of any line and the meridian distance of the two ends of the line. Meridian distance, also called the longitude, is the perpendicular distance between the midpoint of any line and the meridian distance midpoint of any line. Meridian distance क्या है, तो midpoint of any line, ये line का midpoint ये है। ओके and the perpendicular distance between the midpoint of any line and the meridian distance of two ends of the line, and the meridian distance of two ends of the line. Okay, meridian distance, also called the longitude, is the perpendicular distance between the midpoint of any line. midpoint का distance यहाँ से कितना है वो, and the meridian distance of any two ends of the line. The following rule can be stated: the double meridian distance of any line is equal to the double meridian distance of the preceding line plus the departure of the preceding line plus the departure of the line itself. DMD, calculation of the DMD of the first line is equal to departure of the first line, DMD of the second line is equal to departure of the first line plus departure of the DMD of the first line plus departure of the first line plus departure of the line itself. That means DMD of first line, double meridian distance of first line is the departure of first line. तो फर्स्ट लाइन का डिपार्चर कौन सा है वो। ओके तो then the DMD of the second line is equal to DMD of the first line plus departure of the first line plus departure of the line itself. DMD of the any succeeding line is equal to DMD of the preceding line plus departure of preceding line plus departure of line itself. Proper sign of the departure must be considered while applying the above rule. The formulas है, each DMD is multiplied by the calculation of the area. Each DMD is multiplied by the latitude of that line. Okay, the algebraic sum of this products is worked out and the sum is equal to the twice the area. Half of the sum gives the required area of the traverse PQRST. Points to be considered: the reference meridian should pass through the most westerly station. The sign of the latitude and departure should always be taken into account. The negative sign of the area does not carry any significance. Find the area of the closed traverse considering the following data by latitude and DMD method. तो लाइन PQ, QR, RS और ST है, उसका लैटिट्यूड आपको दिया है +215.50 माइनस 235.00 माइनस 160.50 माइनस +180 और डिपार्चर ये दिया है।
कैलकुलेशन ऑफ डीएमडी, तो डीएमडी ऑफ पीक्यू क्या आएगा, डिपार्चर ऑफ पीक्यू आएगा। ओके, तो डिपार्चर ऑफ पीक्यू कौन सा है, ये है। देन डीएमडी ऑफ क्यूआर आए क्या आएगा, तो डिपार्चर ऑफ क्यूआर आएगा प्लस डिपार्चर ऑफ डीएमडी ऑफ पीक्यू आएगा, डिपार्चर ऑफ पीक्यू आएगा एंड डिपार्चर ऑफ क्यूआर आएगा। देन डीएमडी ऑफ आरएस इज इक्वल टू क्या आएगा, तो डीएमडी ऑफ क्यूआर आएगा, डिपार्चर ऑफ क्यूआर आएगा और डिपार्चर ऑफ लाइन इटसेल्फ दैट मीन्स आरएस। उसी तरह से सबका हमने क्या फाइंड आउट किया है, डीएमडी फाइंड आउट किया है। ओके, डीएमडी ऑफ पीक्यू कितना है 110.50, डीएमडी ऑफ क्यूआर कितना है 441.00। देन DMD of RS is equal to DMD of QR plus departure of QR plus departure of RS। ओके, तो कितना आएगा 441 प्लस 220। साइन कंसिडर करना है तो जो भी साइन कंसिडर करना है उस तरीके से आएगा, तो 540.50। DMD ऑफ SP दैट इज DMD ऑफ RS प्लस डिपार्चर ऑफ RS प्लस डिपार्चर ऑफ लाइन इटसेल्फ। तो जो भी नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव कंसिडर करके हमें लेना है। द रिजल्ट इज टेबुलेटेड एज फॉलोज, लाइन PQ QR RS SP, लैटिट्यूड हमें दिया है, डिपार्चर दिया है, DMD फाइंड आउट कर दिया हमने। तो अभी इसको लैटिट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये मिलेगा आंसर। अगेन इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में आंसर मिलेगा 540 समथिंग DMD। तो लैटिट्यूड line PQ latitude is this one, departure is this one, DMD is this one, double area is equal to column 2 into column 4, that means latitude into DMD। तो तुम्हें DMD आप DMD और लैटिट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डबल एरिया मिलेगा। ओके, पॉजिटिव मिलता है तो यहाँ पे लिखो, नेगेटिव मिलता है तो यहाँ पे लिखने का। तो आपको ये जो भी वैल्यूज़ मिला उसका आप टोटल एरिया एल्जेब्रिक सम करो तो क्या मिलेगा, -128.772 मिलेगा, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन। तो ये डबल एरिया आपको मिला, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्रावर्स मिलेगा 64386.25 मीटर स्क्वायर। ओके, इसमें आपको फॉर्मूलाज याद रखनी है और then area from the departure and total latitude. The total latitude of a point is its distance from the reference station measured parallel to the reference meridian. Distance from the reference station measured parallel to the reference meridian, that means ये distance कितना है। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस स्टेशन यहाँ से। ओके, क्यू का रेफरेंस स्टेशन P है, R का रेफरेंस स्टेशन Q है, देन S का रेफरेंस स्टेशन R है, T का रेफरेंस स्टेशन S है और P का रेफरेंस स्टेशन T है। ओके, इसका डिस्टेंस क्या है, दैट इज कॉल्ड टोटल लैटिट्यूड ऑफ ए पॉइंट। ओके, पैरेलल टू द रेफरेंस मेरिडियन। In figure, the reference station is P, through which the reference meridian PN is passing. Okay, the total latitude of a point is equal to the algebraic sum. Total latitude of a point is equal to the algebraic sum of the latitude of the preceding station and latitude of the preceding line. Okay, calculation of the area. The total latitude is equal to ब्रैकेट में द latitude with respect to the reference point of each station of the traverse is found out. The algebraic sum of the departures of the two lines meeting at a station is determined. यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे तो ये यहाँ पे पता चलेगा। The total latitude is multiplied by the algebraic sum of the departure for each individual point. The algebraic sum of this product gives twice the area. Okay, half of this sum gives the required area of the
traverse PQRST, the negative sign of the area has no significance. Find the area of the closed traverse PQRS having the following data by the departure and the total latitude method. यहाँ पे सभी रीडिंग्स दिया है, वो जो आगे वाला रीडिंग्स था वही है यहाँ पे. टोटल लैटिट्यूड ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू 0. टोटल लैटिट्यूड ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू latitude of PQ. Then total latitude of R is equal to latitude of PQ plus latitude of QR. यहाँ पे मैंने किया है, देखो. Total latitude of P is equal to 0. Latitude of Q, the latitude of PQ plus latitude of QR. Then total latitude of S is equal to R is equal to latitude of QR plus latitude of RS. Total latitude of S is equal to latitude of RS plus latitude of SP, and total latitude of P is equal to latitude of दैट मीन्स यहाँ से आपको काउंट करते जाना है. फर्स्ट Q का लैटिट्यूड तो ये लिखो, देन Q का लैटिट्यूड तो ये दोनों ऐड करो. P का लैटिट्यूड 0 आएगा, Q का लैटिट्यूड ये लेना है, देन R का लैटिट्यूड 235.00 समथिंग लेना है. यानी जो भी आगे है उससे ऐड करते जाओ. यहाँ से ये इतना ऐड करो, P Q R S P, यानी 4 ऐड करो तो आपको 0 मिलना चाहिए. ओके. यूज ऑफ प्लानिमीटर. प्लानिमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिमीटर एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है. ओके. फॉर एग्जांपल ऑन पेपर मुझे कोई एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे प्लानिमीटर यूज करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है तो मुझे इसका एरिया, ये एक प्लॉटेड मैप बोल सकते हैं, इरेगुलर शेप का जो भी एरिया है उसका एरिया इन मीटर स्क्वायर कितना आएगा वो फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए प्लानिमीटर यूज होता है. दिस वन इज कॉल्ड एस्कुनार पोलर प्लानिमीटर. ओके. यहाँ पे जो भी है दिस वन इज कॉल्ड फिक्स पोल, पोलर, देन और एंकर हम भी बोल सकते हैं. दिस वन इज कॉल्ड फ्लक्चुअल. ओके. देन दिस वन इज कॉल्ड मेजरिंग रूलर, ट्रेसिंग आर्म, देन इंडेक्स, स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपको स्टार्ट करके फिर इसको ये ट्रेसिंग पॉइंट को यहाँ से क्लॉकवाइज में घुमाना होता है. फॉर एग्जांपल एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हो तो आपको एरिया डिडक्ट हुआ मिलेगा. क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो आपको एरिया ऐड हुआ मिलेगा. वो आगे हम देखेंगे. तो प्लानिमीटर इज यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एरिया फ्रॉम अ प्लॉटेड मैप. पार्ट्स ऑफ प्लानिमीटर. तो पार्ट्स ऑफ प्लानिमीटर में कौन कौन से मैंने बोला यहाँ पे कौन सा आर्म है. दैट इज दिस वन. 2 आर्म्स आता है. दे आर कनेक्टेड बाय पिवट पॉइंट. ओके. तो यहाँ पे एक आर्म है दैट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट से अरेंज होता है. दिस वन जो भी अरेंजमेंट होता है दोनों अटैच होता है. दिस वन इज कॉल्ड पिवट. तो this one is called the anchor arm, this one is called tracing arm, this one is called tracing point. यहाँ पे hinge है, then dial, wheel, vernier, dial में 10 marks 10 parts होते हैं dial में, then wheel में 100 and 100 marking होता है. और this one is called the vernier. Index mark आपको फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मैप दिया है तो मैप में जो भी स्केल होता है तो जो भी मैन्युफैक्चरर होता है वो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, जो भी स्केल होता है इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल मैप का कोई भी स्केल होता है उसके हिसाब से कितना इंडेक्स मार्क पे हमें रीडिंग सेट करना है वो हमें मैन्युफैक्चरर बोलेगा. इस तरह से आपको सेट करके इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करना है. दिस वन इज कॉल्ड क्लैंप स्क्रू, दिस वन इज कॉल्ड टेंजेंट स्क्रू. एंकर आर्म, वेट उसको फ्लक्चुअम भी बोलते हैं. दिस वन इज कॉल्ड नीडल पॉइंट, जहाँ से आपको ये वेट फिक्स किया होता है. ये पॉइंट को जो भी एरिया हमें मेजर करना होता है उस पे घुमाना होता है. ओके. कैसे हम मार्किंग कर सकते हैं. ऑफ द इंडेक्स मार्क इज सेट टू एक्सेप्ट ग्रेजुएशन मार्क ऑन द ट्रेसर आर्म
corresponding to the scale as given in the table. Suppose the scale is 1 Jan 1, then the vernier of the index mark should be set as per value given in the table against the scale of 1 Jan 1. The anchor point is fixed firmly in the paper outside or inside the figure, but it is always preferable to set the anchor point outside the figure. If the area is very large, it can be divided into a number of the small divisions, and it should be ensured that tracing point is easily able to reach every point on the boundary line. A good starting point is marked on the boundary line and the tracing point is placed over it. Observe the counting days, wheel and the vernier, record it as an initial reading. Tracing point is moved gently in a clockwise direction along the boundary of the area till it returns to the starting point. Number of the times the zero mark of the dial passes the index mark in a clockwise or anti-clockwise direction should be noticed. Finally, by observing the days vernier, the final reading is recorded. The difference of the final and initial reading gives the required plan area A. यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? E is equal to m f bar minus I r plus or minus 10 m plus c, where m is the multiplier constant given in the table. Scale 1 Gen 1 के लिए m कितना है? 100 cm square. n is the number of the times the zero mark of the dial passes the index mark. C is the additive constant given in the table. F r is the final reading and I r is equal to initial reading. N is considered positive when the zero of the dial passes the index mark in a clockwise direction. N is considered negative when the zero of the dial passes the index mark in anti-clockwise direction. The value of C is added only when the anchor point is inside the figure. Procedure of finding the area with a planimeter. Generally, vernier is set as per the method 1 on the tracing arm, and the area of the land is obtained by multiplying the plan area to the scale to which the plan is drawn. When the anchor point is outside C, vernier is set up as per the scale, and the tracing arm and the area of the obtained by multiplying the plan area by the scale to which the plan is drawn. When the anchor point is outside, फॉर एग्जाम्पल एंकर पॉइंट आपने बाहर रखा है, फ्लक्चुएट बाहर रखा है, तो इसका वैल्यू 0 आएगा. बट जो भी आपका एरिया है लार्ज है और फ्लक्चुएट आपने अंदर सेट करके फिर जो भी प्रोसीजर किया है एरिया मेजर करने का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिक्का वैल्यू ऐड करना पड़ेगा. जीरो मार्क डज नॉट पास द इंडेक्स मार्क. n is equal to 0 and is equal to 100 times required area A is equal to 100 fi minus IR. Multiplier constant. The multiplier constant or the planimeter constant is equal to the number of the units of the area per revolution of the ruler. The value of the constant for various settings of the tracing arm are generally supplied by the instrument maker. When not supplied, it can be calculated by the expression n is equal to 2m r. L m is equal to planimeter constant. L is the length of the tracing arm and r is the radius of the ruler or weight. The value of n is generally kept as 100 cm square. For any other subject in the tracing arm, the value of n can be calculated or determined by traversing the perimeter of a figure of the known area with anchor point outside the figure. Then n is equal to known area divided by n dash is equal to a divided by n. M is equal to known area n dash a divided by n dash change in the wheel reading. It is to be noted that the value of M and C depends upon the length L, which is adjustable, and the manufacturer always supply the values of the vernier setting on the tracing arm with corresponding values of M and C. यहाँ पे आपको दिया है स्केल दिया है, उसके हिसाब से आपको वर्नियर पोजीशन चेंज करना होता है. ओके, और उसके हिसाब से जो भी M का वैल्यू है ये मिलता है और कांस्टेंट C का वैल्यू ये लेना है. वो मैन्युफैक्चरर सप्लाई करता है, जो भी आपको देता है रीडिंग्स वो मैन्युफैक्चरर ही देता है. When the tracing point is moved along the circle without rotation of the wheel, that means tracing point move करता है along a circle without rotation of wheel. That means when the wheel slides without any change in reading. जब भी wheel slide करता है, आप रीडिंग देते हो, wheel slide करता है without change in reading, that is called the zero circle or circle of correction बोलते हैं. That means यहाँ पे जो भी है wheel का रीडिंग नहीं आएगा. ओके, तो zero circle is obtained by moving the tracing point in such a way that
ट्रेसिंग पॉइंट ऐसे मूव करना है इन सच ए वे दैट द ट्रेसिंग आर्म मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द एंकर आर्म। ट्रेसिंग आर्म एंकर आर्म के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप 90 डिग्री एंगल बनाना है। ओके, the anchor point A is center of the rotation and 80 is the known as radius of the zero circle. When the anchor point is inside the figure, the area of the zero circle is added to the area computed by the parameter. When the anchor point is inside the figure, जब भी एंकर पॉइंट जो भी होता है वो इनसाइड द फिगर होता है तो आपको एरिया ऑफ जीरो सर्कल ऐड कैलकुलेट करके ऐड करना होता है। Okay, the area is equal to m into c, where m is equal to multiplier value given in the table, c is equal to constant given in the table. Okay, इतना ही हम पढ़ेंगे। Okay, thank you.